हड़प्पा सभ्यता किस युगीन की सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करें, ये हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है ना। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। इस हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? हड़प्पा। और इस हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और ये जो खोजा गया पहला स्थल था हड़प्पा, ये किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। और इस मोहनजोदड़ो का खोज हुआ है 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा। और ये जो है किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है ना। और ये जो मोहनजोदड़ो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। क्लियर है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन सा है? राखीगढ़ी, जो हरियाणा में है। कहां पर है? हरियाणा में। एक प्रश्न पूछा गया था अभी कुछ दिन पहले ही, ये आलमगीरपुर किस लिए प्रसिद्ध है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है? तो ये कुछ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह, अगर बात कर ले हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, तो वो कौन सा है? लोथल। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह जो है वो है लोथल। लोथल को हड़प्पा सभ्यता की व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक राजधानी किसको कहते हैं? लोथल। और ये लोथल वर्तमान समय में गुजरात राज्य में, कहां पर है? गुजरात। लोथल का खोज 1954 में भी है, 1955 में भी है ना, रंगनाथ राव के द्वारा। किसी बुक में 54 दिया है, कहीं पर 55 भी दिया है, तो ध्यान रखिएगा 54-55 दोनों रंगनाथ राव के द्वारा। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। किस राज्य में वर्तमान समय में? गुजरात राज्य में, है ना। और ये जो लोथल है सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ पर राजधानी, व्यापारिक राजधानी इसको कहा जाता है। और यहीं पर क्या हुआ करता था? बंदरगाह। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार कहाँ मिले थे? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार जो मिले थे वो मोहनजोदड़ो में मिले थे। स्नानागार भी मिले थे मोहनजोदड़ो में, और अन्नागार भी मिले थे मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो के बारे में तभी बात की है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, जिसका खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा, और ये वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में है ना। एक सवाल आप लोग कमेंट में बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्या प्रश्न है? सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सर्वाधिक स्थल किस राज्य में है? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कहां बताना है? कमेंट में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? हरिहर एवं बुक्का जो थे ना, ये संगम वंश का शासक था। और इसी हरिहर और बुक्का ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किया था। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, है ना। और ये जो विजयनगर साम्राज्य है वर्तमान में कर्नाटक राज्य के अंदर, कहां पर है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी हम्पी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां हुआ करती थी? तुंगभद्रा। कहां पर है? हम्पी है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। और इस विजयनगर साम्राज्य में कुल मिलाकर 4 वंश के शासकों ने शासन किया था। कितने वंश के शासकों ने? 4। विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करें तो इसमें सबसे एक महानतम शासक हुआ जिसका नाम है कृष्णदेवराय, है ना। कृष्णदेवराय। इस कृष्णदेवराय ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था जिसका नाम है अमुक्तमाल्यदा। ये पुस्तक का नाम कई बार पूछा गया है, सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अमुक्तमाल्यदा नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? कृष्णदेवराय। और इसी कृष्णदेवराय के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे जिसका नाम है तेनालीरामन।
ठीक है। प्रश्न था कि हरिहर एवं बुक्का ने किस वंश की स्थापना किया था? संगम वंश की स्थापना किया था विजयनगर साम्राज्य में 1336 में। अगला प्रश्न क्या है? विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश के शासकों ने शासन किया? 4 वंश। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य में कौन नहीं आया था? अब्दुल रजाक आए थे, डोमिंगो पेस भी आए थे, निकोलो कोंटी आए थे, बर्नियर नहीं आए थे, है ना। तो इस तरह से याद रखिएगा बर्नियर। अगला प्रश्न है ऊसर क्या है? ऊसर एक भूमि है, भूमि का प्रकार है ऊसर। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया गया था यह कांग्रेस के मुंबई का जो अधिवेशन हुआ था उसी में पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन ये एक ऐसा आंदोलन था जिसका नेतृत्व किसी ने नहीं किया था और ये एक ऐसा आंदोलन था जो कभी वापस नहीं लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान गांधी जी ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था और इस भाषण के दरमियान उन्होंने कहा था करो या मरो। इसी भाषण के दरमियान उन्होंने क्या कहा था? करो या मरो। तो ध्यान रखिएगा ये 8 अगस्त को उन्होंने भाषण दिया था, 8 अगस्त 1942 को। और इसी 8 अगस्त 1942 की रात्रि को 12 बजे से अंग्रेज सरकार के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था और इस ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा जितने भी बड़े नेता थे उन सभी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद कर दिए थे। इसके बाद भी चूंकि 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने पूरा दिशा निर्देश दे दिया था किस तरह से आंदोलन किया जाए और उसी रात को 8 अगस्त 1942 को ही रात को 12 बजे चलाया गया ऑपरेशन जीरो आवर। सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया चूंकि गांधी जी ने पहले ही बता दिया था सारा बात कि किस तरह से इस आंदोलन का नेतृत्व करना है, कैसे चलना है। तो अपने आप में जितने भी आंदोलनकारी थे सभी नेतृत्वकर्ता भी थे, है ना। 8 अगस्त 1942 और कहीं कहीं किसी बुक में 9 अगस्त भी दिया गया। एक्चुअली ये भाषण गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को दिया था और ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। इसी आंदोलन में जब गांधी जी ने भाषण दिया था तो उन्होंने करो या मरो का प्रयोग किया था, शब्द का प्रयोग किया था, है ना। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान अंग्रेज सरकार के द्वारा जो चलाया गया था ऑपरेशन जीरो आवर, है ना। प्रश्न पूछता है ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आंदोलन से है? तो सीधा आंसर करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला प्रश्न देखते हैं 1915 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई थी? 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। कहां पर? बनारस में, है ना। पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना कहां पर किया गया था? बनारस में। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने, ऐसा प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा ये। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था 1938 में जो हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था और 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था इस अधिवेशन की भी इन्होंने अध्यक्षता किया था। 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था इसमें चुनाव हुआ था, वोट डाले गए थे और इस वोट में गांधी जी चाहते थे कि अध्यक्ष बने पट्टाभी सीतारामैया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसमें जो वोट डाला गया तो जीता कौन? सुभाष चंद्र बोस, लेकिन गांधी जी चाहते थे पट्टाभी सीतारामैया। तो जब सुभाष चंद्र बोस इस चुनाव में जीते अध्यक्ष पद के लिए तो गांधी जी ने कहा था ये पट्टाभी की हार नहीं है, ये गांधी की हार है। ये बात का पता चला सुभाष चंद्र बोस को, तो सुभाष चंद्र बोस ने इसी समय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो बाद बाकी जो बचा हुआ समय था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बचे हुए कार्यकाल को पूरा किया। तो ये था सुभाष चंद्र बोस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता किए, एक बार 1938 में हरिपुरा और दूसरी बार 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन। क्लियर है? एक सवाल और याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कि गांधी जी मात्र केवल और केवल एक बार ही
अध्यक्ष बने थे 1924 का बेलगांव अधिवेशन में, है ना। वैसे गांधी जी पहली बार कांग्रेस के 1901 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें शामिल हुए थे। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1901 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार वो शामिल हुए थे, और एक बार ही वो अध्यक्ष बने 1924 का बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस, जिनका कि जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस के रूप में, है ना। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में। सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था दिल्ली चलो, जय हिंद, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तीनों नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य जो थे पेंथिक लॉरेंस थे, एबी एलेक्जेंडर थे, स्टोफर्ट क्रिस थे। अब आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर देना है कमेंट में कि कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे। कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था 1946 में, और इसी कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पे भारत के संविधान का निर्माण किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? इसका आंसर आप लोग कहां पर करेंगे? कमेंट में, ठीक है। थैंक यू सो मच।